हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। अच्छा, थंबनेल पे तो आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा ना कि थंबनेल पे आज ये डिफरेंट टाइप का क्या हो गया। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में जो हायर एजुकेशन का है, उसमें 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं आपके, है ना। ज्यादा नहीं बचे हुए, 2-3 टॉपिक ही बचे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हमने क्या सोचा कि आपको ऑलरेडी मैंने इतने सारे कंटेंट, इतने सारे टॉपिक आप लोगों के साथ करवा चुके हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फंस रहे हैं अभी तक का जो हमने पढ़ाया है आप लोगों को, है ना। तो आज उसकी क्या है, पहली क्लास है। क्या है? पीवाईक्यू की पहली क्लास है। यहाँ पर आपको मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 2025 से लेकर यहाँ पर हम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को ये लग जाएगा कि हाँ भाई आप कहीं से भी पूछ ले पीवाईक्यू, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए आपका जो पेपर 1 में है इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम 10 साल का पेपर कर लिए ना तो हमारा कवर हो जाना है। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो है आपका कुछ नए मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। अच्छा, अगर अभी तक आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाए, है ना, बिना देरी किए हुए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, यहाँ पर है सामान्यतः शिक्षा के प्रकार कौन सा है या कौन से हैं, है ना। हमें यहाँ पे किसके बारे में बताना है, हमें यहाँ पे जो है शिक्षा के प्रकार के बारे में बताना है। इसके बारे में, शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षा हो गई, फिर यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाना है यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको इसमें इस बार हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी रखा है, जिससे आपके डाउट यहाँ पर ही क्लियर हो जाए। जो भी बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ उनको एक्सप्लेनेशन भी मिल जा रहा है। गॉट इट? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है आपका, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बाइलैंग्वेज यूज किया हुआ है, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो। शिक्षा के सामान्यतः 2 प्रमुख प्रकार होते हैं इनके। ठीक है, एक आपका होता है फॉर्मल, एक आपका होता है इनफॉर्मल, यानी कि एक होता है औपचारिक, एक होता है आपका अनौपचारिक, है ना। औपचारिक में यानी कि फॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय है में क्या जो अभी एजुकेशन है वो आपको दी जाती है ना। इसमें एक निर्धारित यानी कि एक पर्टिकुलर सिलेबस डिस्कस किया होता है कि आपका यहाँ पर सिलेबस होगा, आपका पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम जो आपका होगा। ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रक्चर की बात कर ले, सिलेबस की बात कर ले, टाइम टेबल की बात कर ले, एंड आपके एग्जाम्स की बात कर ले, है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि आपका एक समय पर होगा, है ना। यहाँ पर और जो भी आपकी एजुकेशन होगी वो कहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, इन यहाँ पर जो है आपको क्या एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया, है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो ये जैसे आपका घर हो गया, समाज हो गया, अनुभव, जीवन से मिलती जुलती जो भी आप, जैसे आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आप अपने कलीग से मिल रहे हैं, कजन से मिल रहे हैं, मतलब जिससे भी आप मिल रहे हैं उनसे आप चीजें सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपके जो भी आपके डेली लाइफ में जो भी आप एक्सपीरियंस अचीव कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं, चाहे आप अपनी फैमिली से या सोसाइटी से जिससे भी कर रहे हैं, वो क्या है, वो इनफॉर्मल में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो वहां पे आप लोग अपनी गॉसिप करते हैं, या आप अपनी मतलब कि
किसी भी चीज पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वहां पे डिस्कस करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इनफॉर्मल कहलाएगा, है ना। फिर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक आपका क्या है, यहाँ पे नो फिक्स्ड कैरिकुलम और स्ट्रक्चर, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, ना कोई आपका पाठ्यक्रम एक फिक्स होगा और ना ही आपका यहाँ पर कोई नियम यानी ना रूल्स, ना कोई कैरिकुलम, ना कोई स्ट्रक्चर, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होना है ना। तो ये आपका रहा है कि यहाँ पर कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होगा, कोई भी नियम नहीं लागू होगा। ये आपका इनफॉर्मल में है। फॉर्मल में क्या होता है, पर्टिकुलर आपके रूल्स होते हैं, है ना, आपका स्ट्रक्चर, सिलेबस, हर एक चीज को डिस्कस करके, डिसाइड करके एक टाइम के लिए वो फिक्स किया जाता है कि यहाँ पर आपका ये सिलेबस होगा। आप देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना। अभी मान लो आप पढ़ ही रहे हैं, यूजीसी नेट का ही फॉर्म की बात कर ले, तो इसका क्या है, इसका डिसाइडेड है ना कि भाई साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है। एक आपका कब होता है, जून में होता है, और एक आपका दिसंबर में होता है ना। तो आप क्या करते हैं, पूरे 6 मंथ के लिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना, कि आपको तैयारी करनी ही करनी है। 6 मंथ का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और आपका एक जून में एग्जाम होता है, एक आपका क्या होता है, दिसंबर में होता है। तो ये क्या है, ये आपका कैरिकुलम, यानी कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या है, डिसाइडेड है। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो पेपर 2 में आपके 10 यूनिट आती है ना। तो ये क्या है, ये डिसाइड ही तो है कि हर 10 यूनिट में भी आपके टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना है। पेपर 1 की बात कर ले, तो पेपर 1 में भी आपके क्या है, 10 यूनिट है ना, जिसमें से आपकी 10 यूनिट्स, जो 10वीं यूनिट है वो कौन सी है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। कौन सी है, हायर एजुकेशन सिस्टम, जो मैं अभी आप लोगों को फिलहाल पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये सारे क्या है, ये आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया। क्या हो गया, फॉर्मल एजुकेशन हो गया। इनफॉर्मल में क्या होता है, हम अपने घर पे बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, अपने जो भी आपके भाई बहन होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, है ना। वहां पे जो चीजें हम डिस्कस करते हैं अपने लाइफ में, या फिर हम फोन कॉल से बात कर रहे हैं, जिससे भी मतलब आप करते हैं, वो आपका क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। गॉट इट। चलिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चंस जो है, ये क्या है आपका, एक सेकंड, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है, अधिगम का आधार स्तंभ नहीं है। यहाँ पर नॉट, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग नहीं को भूल जाते हैं, और जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगा देते हैं, है ना, तो आंसर कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होता है, ये दिक्कत उठानी पड़ती है ना। हाँ, चलिए, अब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या है, अधिगम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप देखिए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लुक बेस्ट, यानी कि जानकारी हेतु सीखना, कुछ करने हेतु सीखना, फिर यहाँ पर क्या है, कुछ बनने के लिए सीखना, या सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लर्निंग टू बी बेस्ट, है ना, सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि आपका फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग, यानी कि जो भी आपके अधिगम का आधार, यानी कि जो भी आप सीख रहे हैं, उसका पिलर ये नहीं है। कौन, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना, ये क्या है, ये आपके लर्निंग का पार्ट नहीं है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हम इनके थोड़े से उसकी बात कर लेते हैं, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। यूनेस्को के अनुसार अधिगम के 4 स्तंभ, यानी कि 4 पिलर हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को देयर आर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के 4 पिलर्स हैं, है ना। जैसे आपका कौन कौन से हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू क्या है, टुगेदर, है ना। ये इनके, यानी कि साथ रहने के लिए सीखना, ये इनका 4 पिलर है
है ना। जानकारी हेतु सीखना, कुछ करने हेतु सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, ना कि सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना। तो आपका आंसर क्या, आपका जो ऑप्शन डी वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके चार स्तंभ कौन कौन से हैं। जानकारी के लिए सीखना, लर्निंग टू नो, कुछ करने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, और कुछ बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, फिर यहाँ पर साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लाइव टूगेदर। गॉट इट। चलो अब यहाँ पे हम अपने दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जून 2026 के लिए मैं प्रॉपर प्लान कर चुकी हूँ। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद में भी हो सकता है मैं यहाँ पर हायर एजुकेशन के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस देनी शुरू कर दूं। अच्छा, हमारे सिलेबस में हमने कौन कौन से टॉपिक जो हमारे पेपर 1 में है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में आपके 10 यूनिट है ना, जिसमें से हमने आपको कम्युनिकेशन करा दिया। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सोचा जो छोटा छोटा सिलेबस है पहले उसे हम कवर करा लेते हैं। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन हमने करा दिया है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया है 2 चैप्टर। देन यहाँ पर आपका हायर एजुकेशन चल रहा था, है ना, हायर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। फिर यहाँ पर अब हम यहाँ पर अभी आपका इसके बाद जो है यहाँ पर हम टीचिंग की बात शुरू करेंगे, और इसके बाद हम रिसर्च की बात शुरू करेंगे। किसकी, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फिलहाल के लिए कितने, पेपर 1 में हमने 3 सिलेबस, 3 यानी कि यूनिट कवर कर दिए हैं। अब इन 3 यूनिट के हम साथ साथ पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। देन इसके साथ भी हम आपका पेपर 1 जो है इसके लिए शुरू करेंगे। अच्छा, पेपर 2 में अगर मैं बात कर लूं तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। क्या पढ़ा रही थी, ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। आई नो डेट कि मैं उसकी क्लासेस आपको नहीं दे पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट मैं बहुत जल्दी ही आपको उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी कि मतलब आपका जो है जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, है ना। साथ में मैं उसके पीवाईज की, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओशियनोग्राफी जो है आपका कवर करा दिया, उसके ओशियनोग्राफी का ही मैं साथ में पीवाईक्यूज भी देना स्टार्ट कर दूंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे यूनिट 2 की बात कर लेंगे, जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ पीवाईक्यूज भी देना शुरू कर देंगे। हमारा मान के चलिए ये जो हमने, अगर हम पूरी बात कर रहे हैं, ये आपका कब मई तक आपका जो है पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। जो आपका मई के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे, मैराथन सेशन, प्रैक्टिस सेशन, जिससे आपका सिलेबस, मतलब ये मान के चलिए कि आपको क्लासेस बहुत मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, है ना। चलिए, यह कथन किसका है, यहाँ पर बताना है कि ये कथन किसका है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यह किसने कहा, है ना। यहाँ पे रॉस ने कहा, या फिर महात्मा गांधी जी ने कहा, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, या फिर यहाँ पे कांट जी हैं उन्होंने कहा, है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसने कहा है। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन से जो है क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 3, है ना। चलो, तो यहाँ पर किसने कहा, ये कांट जी ने कहा है। किसने कहा है, कांट जी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है ना, ये उन्होंने कहा। अच्छा, यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या क्वेश्चन को लेकर, यहाँ पर एक सेकंड जरा रुकिएगा। नंबरिंग का कुछ इशू आ रहा है, नहीं,
ओके, ये जो आपका हो जाएगा सी, है ना। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। इसका डाउट जो है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका जो है 2 आ गया है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको सी कर लेते हैं ना। ये जो है इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। चलो, यहाँ पर है, यह प्रसिद्ध कथन स्वामी विवेकानंद का है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर मौजूद पूर्णता और क्षमता को क्या करना है, बाहर लाना है। ठीक है, ये इन्होंने कहा, किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर, चलिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज गिवन, यानी कि संविधान के किस आर्टिकल में अनिवार्य है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, है ना, प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका आ जाएगा कि किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल किसमें 45 में कहा गया है कि आपको शिक्षा, फ्री शिक्षा का क्या है, आपको प्रावधान दिया गया है ना। चलिए अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या ये है। ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, मूल रूप से अनुच्छेद 45 में राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि इसको, राज्य को, है ना, कि वह 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, है ना। इनको अनिवार्य है कि 14 वर्ष की आयु तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का मतलब उन्हें शिक्षा लेनी ही लेनी है, ये कंपलसरी कर दिया गया था। बाद में इसे 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे क्या किया, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, मुझे ये क्या करना है, ग्रहण करना है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है ना। अपर प्राइमरी एजुकेशन रिफर्स टू विच क्लासेस, यानी कि उच्च प्राथमिक शिक्षा किन कक्षाओं को कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 6 to यहाँ पर 7th, है ना। ये आपका 6 to 8th या 6 to 7th होता है। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 6 to 8th क्लास, मुझे यही डाउट था। यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 6th to 8th। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं इनका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में सामान्यतः कक्षा 6 से 8 तक शामिल होती है। ठीक है, यह प्राथमिक शिक्षा जो है 1 से 5 तक के बाद और माध्यमिक शिक्षा 9 से 10 से पहले आती है। ठीक है, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है यानी कि प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये 1 से 5 तक होती है। फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी जो अपर प्राइमरी होती है, वो उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 6 to 8 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम माध्यमिक की अगर बात करते हैं, यानी कि जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो आपकी 9 to 10th हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका अपर सेकेंडरी आपका जो आ जाएगा वो 11 to 12th आ जाएगी। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट है। हमने इसकी क्लासेस आपको दी है, आप लोग एक बार जाके चेक करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। हमने वहां पे क्या पढ़ा, आर्टिकल की बात की थी। यहाँ पर हम किसके अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, है ना।
by which constitutional amendment was free and compulsory education provided. इस संविधान संशोधन में निःशुल्क जो आपका फ्री एजुकेशन कंपलसरी है प्रोवाइड कराना, ये किसमें है? यहाँ पर आ जाएगा आपका 46वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 46वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है? एजुकेशन को क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था ना। इसमें किया गया था 21A में। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ठीक है, जिसके तहत 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। ये प्रावधान इसमें किया गया है कि ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पॉइंट हमारा है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक और दार्शनिक दोनों पर पूर्ण थी, या गुरुकुल शिक्षा केवल धार्मिक होती थी? यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका ए और बी तो पक्का सही है, सी का तो अता पता नहीं भाई, धार्मिक पर ये आधारित नहीं थी। यहाँ पर हर तरीके से इनको एजुकेशन दिया जाता था और निपुण किया जाता था। ये 12 वर्ष के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि वनवास उनका होता था, ठीक है। इनको क्या किया जाता है? गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और यहाँ पर हर तरीके से इनको फिजिकली, मेंटली और क्या है, यहाँ पर हर तरीके से इनको सिखाया जाता था और परिपक्व बनाया जाता था कि आने वाले टाइम पे जब ये यहाँ गुरुकुल से निकल के जाएं तो ये क्या करें, अपना योगदान समाज में दे सके, ये इनको सिखाया जाता था। तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा ए और दो दोनों सही हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ए और दो दोनों सही हैं इसका आंसर, और तीसरा क्या है? गलत है। कथन 1 सही है। गुरुकुल एक आवासीय शिक्षा प्रणाली थी जहां विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे। आपको याद है एक नालंदा विश्वविद्यालय करके हुआ था, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या था कि कथन दूसरा क्या है, इसमें धार्मिक दार्शनिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। कथन तीसरा क्या है, केवल शिक्षा धार्मिक नहीं थी, इसमें दर्शन, नैतिकता और जीवन कौशल से संबंधित विषय भी शामिल हुआ करते थे, है ना। यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकरेक्ट है। गुरुकुल एजुकेशन वॉज नॉट ओनली रिलीजियस, इट्स ऑल्सो इंक्लूड यहाँ पे फिलोसफी, एथिक्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, है ना। यहाँ पर क्या इनको जीवन कौशल के बारे में भी क्या किया जाता था? सिखाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है। देखते हैं कि क्या है। ओके, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बिलोंग टू विच पीरियड, यानी कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल? तो ये तो बहुत आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली प्राचीन काल, ये आप आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं कि यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का हिस्सा थी। इसमें विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर वेद, दर्शन, नैतिकता और जीवन कौशल की शिक्षा क्या करते थे? प्राप्त करते थे। क्या करते थे? प्राप्त करते थे, ठीक है। The Gurukul system was a part of ancient Indian education system. Student lived with the teachers, यानी कि गुरु, and receive क्या? यहाँ पर क्या रिसीव करते थे? यहाँ पर ये क्या करते थे? रहकर वेद, यानी कि जो भी इनका रहकर वेद, फिलॉसफी, एथिक्स, लाइफ स्किल, ये सब क्या करते थे? वहां पर ये सारी चीजें वो
साथ रहकर सीखते थे। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। एक सेकंड, आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को, है ना? चलो, चीजें क्लियर है, हम पढ़ते हैं। ये क्या हो गया? चलो देखते हैं यहाँ पर। ओके, what was the nature of education system in ancient India, यानी कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली क्या थी, किस तरीके से थी, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करना है। तो दार्शनिक, धार्मिक ये भी थी, और ये कैसी, ये दोनों थी, है ना? अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसके, धार्मिक और दार्शनिक के बारे में, दोनों के बारे में हम यहाँ क्या करते थे, शिक्षा पहले के लोग क्या करते थे, ग्रहण करते थे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ना सोचिएगा कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं और आप लोग देखिएगा। ठीक है, कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ, एक्चुअली क्या है ना कि 5 क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसलिए हम सेट नहीं ला पाते हैं कि सेट के साथ, मतलब जैसे आपका 2025 में ये क्वेश्चन आया है, 2000 इस तरीके से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। कोशिश करूंगी कि मैं लेकर आऊं, कि आपको ईयर वाइज भी लेकर आऊं, है ना? चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली धार्मिक और दार्शनिक दोनों थी। इसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान क्या शामिल थे, है ना? तो ये हमने आपको बताया। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? इन एशियंट टाइम्स व्हाट वाज द बेसिक ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा का आधार था वो जो आपका किस तरीके से था, है ना? यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बोथ हो जाएगा, धार्मिक और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक। अच्छा, धार्मिक और आध्यात्मिक ये क्या दोनों था यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ जी, दोनों था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों था। विद्यार्थियों को वेद, नैतिकता, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म विकास की शिक्षा क्या की जाती थी? दी जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। यहाँ पर वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पर वैदिक शिक्षा संस्कृति और पाली भाषा में दी जाती थी, जो भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति पर आधारित थी, है ना? यहाँ पर ठीक है। फिर ऑप्शन सी कहता है वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है ऑप्शन इसका, गुरुकुल में लड़कियों व लड़कों को शिक्षा समान होती थी। ये तो भाई बिल्कुल सरासर गलत है कि यहाँ पर क्या था कि जो है लड़कियों के लिए क्या था, शिक्षा थोड़ा कठिन था इस टाइम पे लेना। जो बड़े घर की लड़कियां होती थी, बड़े घर की इन द सेंस की जो राजा महाराजा की होती थी लड़कियां, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें लेना सरल हो जाता था। इसका रीजन यही था कि जो आपका गुरुकुल होता था ना, वो क्या होता था, दूर होता था, और यहाँ पर आपको एक जगह पर नहीं, यहाँ पर जंगलों में जाकर रहकर शिक्षा को ग्रहण करना होता था। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए जो है ये आसान बात नहीं होती थी शिक्षा को लेना, है ना? तो ये आपका आंसर है, और आप इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर कि वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब इसमें देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, हाँ सही है। ठीक है,
अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है, ए गलत क्यों है। चलिए, वैदिक शिक्षा मुख्यतः संस्कृत में होती थी, पाली भाषा बौद्ध काल में जुड़ी। ठीक है, बी इसका सही है, क्योंकि ये क्या थी, यहाँ पर शिक्षा श्रुति मतलब सुना हुआ और स्मृति यानी कि याद किया हुआ पर आधारित थी। सी गुरुकुल एक आवासीय शिक्षा स्थान था, ना कि मंदिर था। ठीक है, डी यहाँ पर लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा नहीं मिलती थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। बट आप लोग ये मुझे बताइएगा, जो मैं इस बार एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, क्या वो सही है आप लोगों के लिए, क्या आप उसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो आप लोग मुझे इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन देना सही है कि नहीं है। इससे क्या आपके डाउट जो है क्लियर हो रहे हैं। अभी एक चीज और है, आप इसी एक्सप्लेनेशन से चाहे तो अपने क्वेश्चंस को और भी बना सकते हैं, और है ना, जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होता है ना, तो एक ही क्वेश्चन का हम 4 तरीके से उसको मॉडिफाई कर करके अपने 4 ऑप्शन और तैयार कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन और तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ वो सही है कि नहीं है। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 है ना, उन्हें क्या है बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए अब देख लेते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। वैदिक काल में परीक्षा मौखिक होती थी। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र दिया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वसु कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या है, प्रमाण पत्र उस टाइम पे कहाँ दिया जाता था भाई, तो यहाँ पर आपका बी तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ये बी वाला तो गलत हो गया एक, और यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन ये कि जो अगर जिसे 12 वर्ष में आपको 1 वेद का ज्ञान होता था, 24 वर्ष में आपको 2 वेद का ज्ञान होता था, और जिसे क्या कहा जाता था, वसु कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। ओके, सो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इनका। एक सेकंड। परीक्षा मौखिक यानी कि ओरल हुआ करती थी, वहां पे गुरु क्या करते थे, आपको वो बोलते थे, और स्टूडेंट को जो वहां पे शिक्षक हुआ करते थे या स्टूडेंट हुआ करते थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर सुनते थे। और जो परीक्षा होती थी उसका, परीक्षा इन द सेंस की जो मतलब आपने पूरे साल का ज्ञान लिया, और उस फिर आपको जैसे आज के टाइम पे हम लोग वाइवा देने जाते हैं, उसी तरीके से वहां पर उनसे पूछा जाता था और उसका सही आंसर स्टूडेंट को देना होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता था उस टाइम पे। ठीक है, उनके आंसर से ही ये लगा लिया जाता था कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कितना नहीं है। इनके जो भी वो अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करते थे ना, वही उससे उसी आधार पर उन्हें उनका चयन किया जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका ऑप्शन सी था, 24 वर्ष या 2 बड़े वेद पढ़ने वाले को क्या किया जाता था, वसु कहा जाता था। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आ जाइए देख लेते हैं फिलहाल फटाफट। प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, यहाँ पर शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान, व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का निष्ठा और धार्मिकता का संचार, संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, है ना, ये आपका आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका क्या है, शामिल नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका शामिल नहीं था। यहाँ पर क्या है, संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, ये यहाँ पर शामिल नहीं था शिक्षा में। ठीक है, आंसर इसका देख लेते हैं।
यहाँ पर डी आंसर है इसका। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास, नैतिक और धार्मिक मूल्यों का विकास। ये इसके क्या थे? प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, यह शिक्षा एकता और नैतिकता पर आधारित थी, है ना। ये एकता और नैतिकता पे बात करते थे, यानी कि जो भी इनका था, ना कि विभाजन पर। ये क्या थे? इनका उद्देश्य था कि आप मतलब अपने अपने अलग अलग संप्रदाय को बढ़ावा दो, ऐसा कोई भी वहां पर उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो ये आपका पूरा 13 क्वेश्चन हमने कवर किया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, है ना। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, पढ़ें। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और आप हमारे, अगर आपको डाउट होता है, ऐसी पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मान के चलिए कि अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे जो आपके क्या है, पेपर 1 में जो है, यहाँ पर 3 यूनिट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है ना। नेक्स्ट हमारा जो होगा, यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। साथ साथ में हम यहाँ पर जो हमारे 3 यूनिट कवर हो गए हैं, इनका हम PYQ भी कराना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें से आज हमने क्या किया है, हायर एजुकेशन का PYQ में 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आप लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए मान के चलिए कि आपका पेपर 1 तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है, अभी हमारा यूनिट 1 चल रहा है। यहाँ पर हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर ओशियनोग्राफी, तो इसको भी हम लोग बहुत जल्दी ही कवर करके इसके भी PYQ शुरू कर देंगे। आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लें, है ना। ऑलरेडी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, कमेंट में हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो पिन कर देते हैं, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्लीज एक चीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे आप जो भी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट करिए, लेकिन यहाँ पर फर्जी की मुझसे कन्वर्सेशन ना करें, है ना, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप हमसे, यहाँ पर मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी क्वेरी करते हैं तो आई एम ऑलवेज विद यू, बट आप अगर मुझसे ये कह सकते हैं कि आप मुझसे फर्जी की बातें करने के लिए अगर आपके पास टाइम है, या आपके पास तो फिलहाल के लिए टाइम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेंटोर हूँ आपकी, है ना। तो मैं आपको उसी तरीके से ट्रीट करूंगी। वहां पे आप लोगों को एक शिक्षा, आप ये सोच के चलिए कि आप यहाँ पे प्रोफेसर बनने के लिए आप कर रहे हैं, तो क्या आप खुद अपने खुद से सोचिए कि क्या ये प्रोफेसर की एक नैतिकता है कि आप किसी भी एजुकेटर से आप इस तरीके से फर्जी की बातें करें? नहीं ना। तो आप क्या है कि आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को कैसे दर्शाते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, ये आपको आपसे ही सीखना होगा कि आप किस तरीके से अदर पर्सन से आप अपने, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप किसी से भी छोटी छोटी चीजें भी सीख रहे हैं ना, तो वो भी आपका गुरु हुआ। तो हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने गुरु का सम्मान करें, है ना। और आपको जो भी बातें करनी है एजुकेशन से रिलेटेड, आप मुझसे यूट्यूब चैनल पे बात करिए, कमेंट करिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करिए, मैं हमेशा रिप्लाई दूंगी। लेकिन आप मुझसे फर्जी की बात नहीं करेंगे तो उसके लिए तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं पूछकर, है ना। किस तरीके से स्ट्रैटेजी करनी है, किस तरीके से टाइम आपका ऑलरेडी टाइम अब कितना आपका, अप्रैल मान के चलिए कि अप्रैल है, मई है, जून, आपके पास 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, मोटा मोटा, है ना। इस 2.5 महीने में आप इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए, इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपका जो है शॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, अभी आपका बिहार सेट भी आ रहा है,
है ना। ऑलरेडी मैंने इस पे बना रखा है। अभी एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने आपको नहीं बताई है, ऑलरेडी आपको पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं चलो बता दूंगी। तो बिहार सेट के लिए भी मान के चलिए कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका रामबाण है कि आप इसे लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा बिहार सेट भी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।